Jai Hind students, myself Sheetal Vyas and I welcome you all in online classes of Devasya International School. Students, अब तक हमने ग्रामर में कुछ टॉपिक सीखे हैं जैसे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ग्रामर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमें इसी तरीके से सिलेबस में इसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता है। एक्चुअली ग्रामर जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ट्रूली ग्रामर बहुत बोरिंग है क्योंकि ग्रामर में हमें मैक्सिमम रूल्स पढ़ने को मिलते हैं और हम कहते हैं कि इसके साथ एस लगता है, उसके साथ एस नहीं लगता है, इसको हम ईडी लगाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाते हैं, उसको हम ईडी लगाकर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे रूल्स हैं, अनकाउंटेबल रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है एंड इट इज रियली वेरी बोरिंग इफ यू हैव टू फॉलो द रूल। डांस करना बहुत अच्छा लगता है बजाय इसके कि आपको परेड करने को कहा जाए, ये होता है, लेकिन ग्रामर का बोलने से कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है। आप जो भी नॉर्मली बात करते हैं, जो भी आप घर पे बोलते हैं, चाहे वो गुजराती लैंग्वेज बोल रहे हो, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो या कोई अदर लैंग्वेज बोल रहे हो, लेकिन उसका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपने कभी भी गुजराती सीखने के लिए गुजराती ग्रामर पढ़ा? आपके छोटे भाई बहन जो अभी शायद जस्ट बोलना ही सीखे हो, उन्होंने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने सीख लिए, लेकिन क्या उन्होंने पहले ग्रामर सीखा? नहीं। ग्रामर हम तब सीखते हैं जब हमें हमारी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से जानना हो। यही बात लागू होती है इंग्लिश पे। इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो ग्रामर सीखना फिर क्यों जरूरी है? ग्रामर सीखना जरूरी है ताकि हम इंग्लिश को या कोई भी अदर लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिख सकें, उसे अच्छी तरह से समझ सकें। हमारी जो हमारी राइटिंग है, चाहे वो हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहे हम एक स्टोरी लिख रहे हैं या कोई पोइट्री लिख रहे हैं, उस वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम जो लिख रहे हैं उसका ग्रामेटिकली उसका जो सीक्वेंस है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बोलते वक्त कई बार हम ग्रामेटिकल रूल को ब्रेक करते हैं क्योंकि वो हमारी लोकल लैंग्वेज में इतना घुल मिल जाता है कि हम इतना ध्यान नहीं दे पाते उस चीज पर। लेकिन अगर हमें कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलनी हो, कभी भी हमें हमारी टेक्स्ट बुक पढ़नी हो, तब हमें ग्रामर के रूल अगर अच्छे से आते हैं तो हम हमारी बुक को और इजीली समझ पाएंगे। आप जब ग्रेजुअली बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब आपकी एसएस, साइंस, मैथ्स, इवन जितनी भी बुक है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो सारी बुक्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। अब हमें करना क्या है? हमें ये ध्यान देना है कि ग्रामर के रूल को किस तरह से हम इजीएस्ट वे में सीखें कि हमें ये बोरिंग भी ना लगे और इसे सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आए। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं एक स्टोरी से। मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको दो स्टूडेंट्स की। ये पुराने जमाने की बात है जिस वक्त स्टूडेंट्स गुरुकुल में जाया करते थे। वो दोनों स्टूडेंट्स भी गुरुकुल में जाते थे, दोनों एकदम पक्के दोस्त थे और पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो गुरुजी की सारी बातें मानते थे, बहुत ओबीडियंट थे, वहां पर सारा काम करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, इंटेलिजेंट थे, हर बात का आंसर कर देते थे, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। ओवरऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द गुरुकुल थे। गुरुजी उनको बहुत पसंद करते थे। समय बीतता गया और उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, उनकी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब रिचुअल के हिसाब से उनके परिवार से जब उनका लास्ट दिन था तो सबके परिवार से गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत कुछ मिलता था। उस वक्त ऐसा ही कुछ सिस्टम था, तो गुरु दक्षिणा के रूप में सभी परिवारों से बहुत कुछ आया था। लेकिन ये जो दो शिष्य थे, ये जो दो स्टूडेंट्स थे, वो चाहते थे कि गुरु का, क्योंकि उन पर इस विशेष जो कहते हैं ना स्पेशल उनके ऊपर अफेक्शन था, तो उन्होंने भी सोचा कि गुरुजी को हमें भी कुछ स्पेशल देना चाहिए। उस वक्त उसे गुरु दक्षिणा कहते थे। तो वो दोनों ही स्टूडेंट्स गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी भी यही सोच रहे थे कि क्योंकि ये मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आज जब ये गुरुकुल छोड़कर चले जाएंगे तो इन्हें मुझे जीवन के लिए, एक उनकी पूरी लाइफ के लिए एक सबसे बड़ी शिक्षा देनी चाहिए। तो जब वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने जाकर बोला कि गुरुदेव, वैसे तो हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत कुछ उन लोगों ने आपको दिया है, लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, हम अभी भी खुश नहीं हैं, आपको हम कुछ और गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप हमसे मांगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने कुछ सोचकर कहा कि बेटा, सच बात तो यही है कि ये तो सब कुछ तुम्हारे परिवार ने किया है, तुमने तो मेरे लिए नहीं किया, तो मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ
तो गुरुजी ने कहा, जब शिष्य ने बोला, स्टूडेंट्स ने कहा कि आप जो हमसे मांगे हमसे जरूर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें आज अभी जंगल में जाना है और तुम्हें वहां से कुछ ड्राई लीव्स लेकर आनी है। तो वो दोनों बड़े खुश हुए कि बस इतना सा काम है, ड्राई लीव्स लानी है, जंगल में तो चारों तरफ ड्राई लीव्स फैली है, मैं तो कहीं से भी लेकर आ जाएंगे उन्हें। लेकिन वो जैसे ही रवाना हुए तो गुरुजी ने बोला, ठहरो ठहरो, ड्राई लीव्स लानी है मैंने ये नहीं कहा, अभी पूरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसी ड्राई लीव्स लानी है जिसका कोई यूज ना हो। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि जब तुम ड्राई लीव्स लो, कलेक्ट कर रहे हो, तब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो ड्राई लीव्स किसी के काम ना आ रही हो। अब ये बात सुनकर वो चले गए। उन्हें लगा कि ठीक है, किसी किसी को ड्राई लीव्स काम में आती होगी, जनरली तो ऐसे ही पड़ी रहती है, पेड़ के ऊपर से गिर जाती है, तो किसी के काम की नहीं। वो वहां से जंगल की तरफ निकले। जब वो जाने लगे तो आगे थोड़ी दूर चलते ही उनको एक बहुत बड़ा सा ऐसे हीप जैसा सूखी पत्तियों का ढेर मिला। बड़े खुश हो गए, चलो इतना सा चले और हमारा तो काम हो गया, यहाँ से थोड़ी सी पत्तियां ले लेते हैं और चलते हैं गुरुजी के पास। वो जैसे ही उसे उठाने लगे तो एक आदमी ने उन्हें रोका और पूछा, क्यों भाई, कहाँ ले जा रहे हो ये पत्तियां? तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने हमें सूखी पत्तियां लाने को कहा है और ऐसी पत्तियां लानी है जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने कहा, लेकिन इनका तो बहुत बड़ा यूज है, मैं इनको इसीलिए तो इकट्ठी कर रहा हूँ कि मैं इनको यूज कर सकूं। उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ। दोनों स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप सूखी पत्तियों का क्या करने वाले हैं? तो उसने बताया कि मैं इन सूखी पत्तियों को जला दूंगा और जलने के बाद जो इनसे राख बनेगी उसे मैं अपने फार्म्स में बिखेर दूंगा, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का, मैन्योर का काम ये करने वाली है। तो उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन उन्होंने सॉरी बोला कि ठीक है भैया, हम आपकी ये लीव्स नहीं लेते, हम जंगल में आगे जाएंगे, ड्राई लीव्स तो सब जगह मिल जाएगी। और ये सोच के वो आगे की तरफ बढ़ गए। आगे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ टोकरियों के अंदर, छोटी छोटी बास्केट्स के अंदर बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई कहीं तो हमें पत्तियां और मिली। तो वो उसे उठाने के लिए आगे गए। जैसे वो उसे उठाने लगे तो एक लेडी, एक औरत आई और उसने कहा कि अरे भैया, आप ये पत्तियां ले जाकर आप ये पत्तियां क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने हमें कहा है कि जो जंगल में यूजलेस पत्तियां हो उन्हें ले आओ। तो उसने कहा, लेकिन ये तो यूजलेस नहीं है, मैं तो इनका यूज करने के लिए ये इकट्ठा कर रही हूँ। उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई चलो, फार्मर की तो बात समझ में आती है कि वो लीव्स से मैन्योर बनाएगा, भला ये लेडी इस लीव्स का क्या करेगी? तो उसने पूछा, दोनों ने पूछा उनसे कि आप क्या करेंगे इनका? तो उसने कहा कि मैं इन सूखी पत्तियों को घर ले जाकर जलाऊंगी, जलाने पर मेरे घर में जो है खाना पकेगा, गर्म पानी होगा और मेरे घर का काम इससे हो जाएगा। तो उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप इनका यूज करने वाली हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी टोकरी से ले लेते हैं। वो दूसरी टोकरी से लेने गए तो दिखने में एक और लेडी आ गई। बोले, आप मेरी पत्तियां क्यों ले रहे हैं? मुझे इनसे बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने पूछा कि इन सूखी पत्तियों का आप क्या करेंगी? तो उसने बताया कि बात यह है कि मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर हैं। उस वक्त डॉक्टर को क्या कहते थे? वैद्य बोलते थे। तो उसने बोला कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक वैद्य हैं और मैं ये मेरी पत्तियां जो है ये मैंने सब जगह से सेलेक्ट करके बहुत अच्छे से छान के लिए, छांट कर सॉर्टिंग करके ली है, ऐसे ही मैंने पत्तियां नहीं उठा ली हैं। फिर इन पत्तियों को मैं सुखाऊंगी, सुखाकर इनका पाउडर बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड जो है वो इससे दवाइयां बनाएंगे जिससे लोगों का इलाज होता है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड इलाज करते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे से कहीं से ड्राई लीव्स ले लेंगे जिनका कोई यूज ना हो। वो जंगल में गए, लेकिन उन्हें कहीं ऐसी कोई चीज, कहीं भी ऐसी कोई ड्राई लीव्स नहीं मिली जिसका यूज ना हो। अब उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ और वो एक थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बर्ड आया और वहां पड़ी पास में जो कुछ सूखी पत्तियां थी वो उठाकर उसे ऊपर ले जाने लगा। तो उन्हें लगा कि चलो, यहाँ पर तो सूखी पत्तियां हैं, हम इन्हें लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लेने लगे तो उन्हें क्या दिखा कि वो बर्ड उन सूखी हुई पत्तियों को ऊपर ले जाकर उनका घोंसला बना रहा है। अब उन्हें फिर समझ में आ गया कि नहीं, इन ड्राई लीव्स का भी यूज है कि बर्ड्स इनसे अपना नेस्ट बनाते हैं, तो वो ये भी नहीं ले सकते। फिर थक हार के वो वापस जंगल से घर लौटने के लिए रवाना हो गए, गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। उन्हें लगा कि अब तो हमें गुरुजी से क्षमा मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी कि गुरुजी, हमें तो ऐसी कोई लीव्स मिली ही नहीं। जितने में उन्होंने क्या देखा कि पास की नदी में एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा है। तो उन्हें खुशी हुई कि चलो, इस पत्ते पर तो किसी का अधिकार भी नहीं और ये तो तैरता हुआ आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई यूज भी नहीं, चलो हमें एक सूखी पत्ती तो मिली। ये सोचकर उन्होंने उस सूखी पत्ती को उठा लिया
और आपको पता है उनको इतना सरप्राइज हुआ जब उन्होंने देखा कि उस सूखी हुई पत्तियों पर 2 चींटियां चल रही थी। और अब उन्हें समझ में आ गया कि ये सूखा हुआ पत्ता इन चींटियों की जान बचा रहा था। जब वो चींटियां कहीं से पानी में गिर गई होंगी तो इस सूखे पत्ते ने उनकी जान बचाई और तैराकर उनको कहाँ लाकर छोड़ दिया, किनारे पर। तो उन्होंने उस पत्ते को भी धीरे से जमीन पर रख दिया और सोचने लगे कि आज तो हम जो है गुरुजी के सामने फेल हो जाएंगे, शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हम तो उनके लिए सूखी पत्तियां भी नहीं ला सके। शर्मिंदा होते हुए भी सही, लेकिन उन्हें गुरुकुल जाना पड़ा। जाकर उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज तो हमें आपकी कही भी बात को हम पूरा नहीं कर सके, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हमें तो कोई ऐसी सूखी पत्ती मिली ही नहीं जिसका कोई यूज ना हो। तब गुरुजी ने कहा, बस यही मैं तुम्हें जीवन में आखिरी सबक देना चाहता हूं, यानी यही मेरा लास्ट लेसन है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा मत सोचना कि कोई चीज ऐसी है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो यूजलेस है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, वर्ल्ड में जितना कुछ भी गॉड ने बनाया है, उस सब का कोई ना कोई यूटिलाइजेशन है, कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना और अपनी लाइफ में सबकी वैल्यू करना। हाउ वाज द स्टोरी? आई होप यू वुड लाइक इट। अब मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई? मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम जब छोटी क्लासेस में ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ग्रामर इज अ यूजलेस सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने भी अभी आपको बोल दिया कि ग्रामर का स्पीकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ग्रामर का रिलेशन है गुड स्पीकिंग से, इफेक्टिव स्पीकिंग से, इफेक्टिव राइटिंग से, गुड राइटिंग से। जब भी हम कभी लिखें तब हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें ग्रामर के रूल पता होने चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास कुछ चीजें बेसिक होती है जो होनी ही चाहिए, जिसमें एक है वोकेबुलरी और दूसरी है ग्रामर। अगर हमारी वोकेबुलरी बड़ी है, यानी हमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और हमें थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स आते हैं और फिर उस पर तड़का लगा देते हैं प्रैक्टिस का, तब आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज, वो कितनी टफ क्यों ना हो, आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताकर अपना लेसन यही खत्म करती हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद में हम ये लेक्चर यही फिनिश करेंगे। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हर वर्ड का अपना एक रोल होता है। कोई वर्ड नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई एज एन एक्शन वर्ड काम करता है, तो कोई एडजेक्टिव होता है, डिस्क्राइब करता है। कहने का मतलब यह है कि हर वर्ड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है सेंटेंस के अंदर। वही इम्पॉर्टेंस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैं एक बार लिख देती हूँ, आप उन्हें लर्न करिएगा। फर्स्ट नंबर पर है नाउन। नाउन के बारे में बेसिकली आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। यहाँ पर ओरली मैं आपको एक बार छोटी सी इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एनी आइडिया। ये आप सब लोगों को पता है कि नाउन क्या होता है। फिर सेकंड जो आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आप लोग जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फिर मैं एक बार इसकी ओरल डेफिनेशन आपको बता दूं। Pronoun is the word which can replace the noun. Pronoun is the word which can replace the noun. Pronoun sentence की जो monotonous जो हमारा वे होता है, यानी एक ही जैसा बोलते जाते हैं, एक ही नाम को रिपीट करते जाएंगे तो सेंटेंस बोरिंग होने लगेंगे। तो हमारी बात को इफेक्टिव तरीके से कहने के लिए हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक्चुअल में क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेष बात यानी उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। नाउन, सपोज नाउन में अगर मैं एक बैग की बात करती हूँ तो बैग कैसा है, हाउ इज द बैग, बैग बिग है, स्मॉल है, बैग का कलर रेड है, ब्लैक है, पर्पल है, बैग स्कूल का बैग है या घर से हाउस होल्ड कोई चीजें लाने का बैग है, बैग प्लास्टिक का है, क्लोथ का है या किसी
और चीज से, पेपर से बना हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच कैन डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। नाउ द फोर्थ नंबर इज वर्ब। वर्ब के बारे में तो आप सभी बचपन से पढ़ ही रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, और इसके अलावा ये नाउन और प्रोनाउन की स्टेट भी बताते हैं। जो इज, एम, आर, वॉज, वर वाले होते हैं वो सब नाउन में नाउन और प्रोनाउन की स्टेट भी बताते हैं। जब बीइंग वाली जो स्टेट है, तो वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, और वो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वर्ब हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं, प्लीज इसकी नाम पे मत जाना, नाम में तो ये यही कह रहा है कि वर्ब में कुछ ऐड करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा छुपा रुस्तम है। ये सिर्फ एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ वर्ब में कुछ ऐड नहीं करता, बल्कि वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, और खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन तीनों को ही डिस्क्राइब करता है। जनरली हम ly लगाकर बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो। इन जनरल हम ऐसा जब छोटी क्लास में होते हैं तो ऐसा ही सीखते हैं। स्वीट का स्वीटली यानी वो एडवर्ब हो गया। इस तरीके से हम एडवर्ब बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज 6 नंबर, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में भी आप हमेशा पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन जो नाम से क्या पता चल रहा है कि वो पोजीशन बताते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग वो उसकी प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में क्या पोजीशन है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, ये बताता है हमको प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। दो चीजों को जोड़ने वाले को हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब जोड़ने वाला। तो कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड। ये बड़े लॉयल होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं। मतलब ये कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे कि वर्ड को हमने सेंटेंस से जोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। कंजंक्शन बड़े लॉयल होते हैं। वो हमेशा वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज इंटरजेक्शन। अब क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मतलब आह, ओ, आउच, हुर्रे, अलास, वाव, ये जो सब वर्ड्स हम बोलते हैं, आपको पता ही है, जिसमें सडन फीलिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो सडन फीलिंग या सिंपल वर्ड में मैं कह सकती हूँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। तो ये जो सारे सेंटेंस जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, लेट मी रिपीट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन, ये एक्चुअल में एक सेंटेंस के पार्ट हैं। ये हमारी बोल चाल के, हमारी बोली के, हमारी स्पीच के, हमारे कन्वर्सेशन के पार्ट्स हैं। हर वर्ड एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, और वो किसका रोल प्ले कर सकता है? वर्ड या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, वर्ड प्रीपोजिशन या कंजंक्शन भी हो सकता है, और इंटरजेक्शन भी हो सकता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं क्या बताने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपको, हम 1 बाय 1 इनको सीरियल से पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको क्या समझाना पसंद करूंगी कि इनका एक्चुअल में क्या है। नाउन को आपने जिस तरह से पढ़ा है ना, दैट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हम ये देखेंगे कि नाउन क्या रोल प्ले कर रहा है। नाउन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या कोई एक्शन कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन हम शुरुआत से शुरू करेंगे और दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलेंगे, ताकि हमें प्रॉपर्ली समझ में आए कि हम नाउन को एक्चुअली पढ़ते क्यों हैं। कोई भी चीज का जब तक हमारे पास मोटिव ना हो, हमारे पास एक गोल ना हो,
तब तक पढ़ने का मजा नहीं आता। तो हम नाउन, प्रोनाउन या ग्रामर की सब चीजों को पढ़ते क्यों हैं, ये हम आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ। आपको ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। आपको लर्न करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, और अगर आपको अपने बचपन में पढ़ी हुई डेफिनेशन याद हो ओरली तो दैट इज टू गुड। तो एक बार जरूर से इन्हें लर्न करिएगा और अपनी स्टोरी को भूलिएगा नहीं। अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को वो स्टोरी जरूर सुनाइएगा अगर आपको अच्छी लगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।